ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे मुख्य कैंसर है। हम यदि देखें तो हर 8 महिला में एक महिला को उसके जीवन काल में स्तन कैंसर हो जाता है, और पुरुषों और महिलाओं को दोनों को भी मिला दे तो स्तन कैंसर दुनिया में होने वाले सबसे प्रमुख कैंसर है। स्तन कैंसर के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो महिला होना ही इसका सबसे प्रमुख कारण है। पुरुषों में भी स्तन कैंसर होते हैं पर कम होते हैं। 100 महिलाओं को यदि स्तन कैंसर होता है तो एक पुरुष को स्तन कैंसर होता है। तो सबसे पहला कारण तो महिला होना ही है। दूसरे कारण जैसे कि अर्ली मेनार्की, माहवारी का जल्दी आना, लेट मेनोपास, लंबे समय तक माहवारी रहना, और पहला बच्चा 35 साल की उम्र के बाद पैदा करना, या बच्चे पैदा नहीं करना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, मोटापा, या पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में जाती है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना, ये कई कारण स्तन कैंसर के हैं। और हम जितने भी कारणों को जानते हैं उन सब कारणों को मिला दे तो भी 30% ही कारण है जिनसे स्तन कैंसर का पता लगाया जा सकता है। 70% का कोई कारण नहीं है, किसी भी महिला को स्तन कैंसर हो सकता है। सबसे पहले तो कैंसर की जो मिथ से कि कैंसर कीटाणुओं के द्वारा होता है, ये बहुत बड़ी मिथ जो आम लोगों में है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैंसर अपने ही बॉडी के शरीर के सेल्स जिनसे अपने शरीर बना हुआ है उन्हीं की एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण ही ये ब्लड कैंसर होता है। और ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का कारण जैसा अभी डॉक्टर राजेश ने बताया उसमें और ऐड करें तो जो आजकल अपन देखते हैं कि बच्चों में माहवारी बहुत जल्दी चालू हो जाती है और बहुत लेट तक चलती है महिलाओं में, तो ये हार्मोन का जो एक्सपोजर है ब्रेस्ट को जितना लंबा जाए उतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो आजकल नई फैशन में आकर हेयर डाइज का यूज़ करना, जो महिलाएं महीने में 2 से 3 बार अलग अलग हेयर डाई यूज़ करती है, उनमें भी ये देखा गया है कि ब्रेस्ट स्तन कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा हो गया है। और अपन वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स को अगर देखें तो विश्व में पिछले कुछ सालों से कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। 2024 में करीब विश्व में 2 करोड़ नए कैंसर के रोगी देखे गए हैं, और उसमें से ब्रेस्ट स्तन कैंसर करीब 23 लाख महिलाओं को हुआ है। भारत के स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले वर्ष भारत में 14.5 लाख नए कैंसर के रोगी देखे गए हैं। उनमें से करीब 1,93,000 ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं में पाया गया है। हम इंदौर की और ख़ास तौर पर अरबिंदो मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि करीब 450 नई महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है जो हमारे पास इलाज के लिए आई है, और हमने उनका पूर्ण रूप से इलाज किया है। बिल्कुल सर। 15% ब्रेस्ट कैंसर्स आर हेरिडेटरी कैंसर्स। तो ये हेरिडेटरी कैंसर क्या होते हैं? ये महिलाओं को अपने मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से जो म्यूटेटेड जीन मिलते हैं, या पुरुषों को भी मिलते हैं, तो उनकी वजह से स्तन कैंसर होता है। और ये स्तन कैंसर यूजुअली थोड़ी कम उम्र की महिलाओं में ये आ जाते हैं, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। और जैसे कि डॉक्टर भंडारी बता रहे हैं, ये ही इज़ ए सीनियर एडिशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन इंदौर। आपने सर देखा होगा कि पहले सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन था, पर आजकल हम हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं कि स्तन कैंसर सबसे प्रमुख कैंसर बन गया है। इवन हमारे शहर में इंदौर में स्तन कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर अभी नंबर 2 पे चला गया। जब हम पढ़ रहे थे करीब अपन 1980-85 की बात करें तो करीब सर्विक्स कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर, मुंह और गले का कैंसर करीब 33% ईच होता था, यानी कि 66 से 70% ये कैंसर होते थे, जो कि आज पूरा एपिडेमियोलॉजी पूरी बदल गई है। अब स्तन कैंसर करीब अपन देखें भारत में 14% है, हेड एंड नेक कैंसर भी 19% के आसपास आ गया, और सर्विक्स कैंसर तो और कम हो गया है। तो पूरी साइकिल बदल गई है। जो अपन पिछले 30 सालों में देख रहे हैं कि जो कैंसर बहुत ज़्यादा था वो कम हो गया, और जो कैंसर कम थे वो ज़्यादा होने लगे हैं। हम देखते थे कि 15 साल 14 साल में बच्चियों को माहवारी आती थी। आजकल ये अर्ली मेनार्क्स, मतलब 8 साल 10 साल में भी यदि कुछ लड़कियों को माहवारी आना शुरू हो गई है। इसकी वजह से स्तन के जो टिश्यू होते हैं वो लंबे समय तक एस्ट्रोजन से एक्सपोज होते हैं। तो एस्ट्रोजन एक्सपोजर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज ए रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर।
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। आजकल हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, छोटी छोटी बच्चे हम उनका वजन ज़्यादा है, मोटापा की शिकार है, तो और फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, मोटापा कम हो, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करें तो माहवारी को हम डिले कर सकते हैं। महिलाओं को कोई गठान दिख सकती है, फील हो सकती है, नहाते समय जब साबुन लगाते हैं या सफा करते हैं उस समय हाथ में कुछ गांठ के रूप में आ सकती है। अगर वो वैसा आए तो इमीडिएटली एकदम डरना तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर गठानें अगर यंगर एज में होती है तो वो कैंसर की नहीं होती है, इसलिए एकदम पैनिक होकर डरना नहीं है। दूसरा जो अपने को सिम्टम हो सकता है वो चमड़ी का थिकनिंग होना, चमड़ी लाल होना, निप्पल रिट्रैक्ट हो जाना, पीछे की तरफ धस जाना, चमड़ी इरेगुलर हो जाना या घाव का होना। ये सब चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को अपने को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। सबसे ज़्यादा गठान, लालपन और निप्पल का रिट्रैक्शन होना या ब्रेस्ट में डिम्पलिंग आना, छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती साइंस हैं। इस पे अपने को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। निप्पल धस जाता है, निप्पल से कुछ डिस्चार्ज आ रहा हो, यदि ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा हो, खून आ रहा हो या सीरस डिस्चार्ज हो रहा हो, और जैसे डॉक्टर भंडारी सर ने जो भी सिम्टम्स बताए, ये सभी सिम्टम्स कोई भी मिडिल एज फीमेल को या मोर देन मिडिल एज फीमेल को हो तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमें जागरूक रहना है, डरना नहीं है पर जागरूक रहना है। तो सिम्टम्स को जल्दी पकड़े और तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं। अर्ली स्टेज में यूजुअली पेन नहीं होता है, कैंसर की गांठ यूजुअली पेनलेस गांठें होती है, इसीलिए हमने देखा है कि भारतीय महिलाएं उसको डिले भी कर देती है हॉस्पिटल तक आने में। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है, कैंसर का अपना नेचर है कि ये फैलता है। बायोप्सी करने से कभी भी कैंसर, कोई भी कैंसर बायोप्सी से फैलता नहीं है। बायोप्सी तो कैंसर डायग्नोसिस को हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है। इसके बिना कैंसर कंफर्म नहीं किया जा सकता है। और स्तन कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ हार्मोन पॉजिटिव, कुछ हार्मोन नेगेटिव, कुछ HER2 पॉजिटिव, कुछ HER2 नेगेटिव, कुछ ट्रिपल नेगेटिव। तो ये सब बायोप्सी में हम जांच करेंगे तभी हमें पता चलेगा और उसी के आधार पर मरीज को उचित इलाज मिल पाएगा। बिना बायोप्सी के कैंसर का इलाज संभव नहीं है। तो जब भी, जैसे कि हम सिम्टम्स डिस्कस कर रहे थे, भंडारी सर ने बहुत सारे सिम्टम्स बताए, ये सब सिम्टम्स के साथ जब मरीज अस्पताल आता है तो हम सबसे पहले मरीज का मेमोग्राफी कराते हैं। उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। दो तरह का मेमोग्राफी होता है, एक स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। तो हम मेमोग्राफी कराते हैं। मेमोग्राफी में जो गांठ होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि ये कैंसर की है या कैंसर की नहीं है। तो मेमोग्राफी में यदि कैंसर की गांठ लग रही होती है तो हम मरीज को फिर हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वो उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने के बाद फिर हम हमारे बायोप्सी का जो टुकड़ा निकलता है उसको हम हमारे पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। वो ये बताते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है, और कैंसर है तो किस तरह का है, उसके आधार पर ही आगे का इलाज संभव है। तो पहले कैंसर डायग्नोस होता है और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस क्या स्टेज है और किस टाइप का कैंसर है। जैसा डॉक्टर पाटीदार ने बताया, मेमोग्राफी भी दो तरीके से होती है, एक एक्सरे के द्वारा होती है और एक सोनोग्राफी के द्वारा होती है। एक्सरे के द्वारा जो मेमोग्राफी होती है उसमें माइक्रो कैल्सिफिकेशंस अगर दिख रहे हैं, वो एक्सपर्ट उसको बता सकते हैं कि ये कैंसर की बहुत जल्दी की शुरुआत की चीज़ें जो दिखने में आई है, जबकि गठान भी बहुत बड़ी बनी नहीं है उस समय, वो कैंसर उस समय एक्सरे मेमोग्राफी से पकड़ा जा सकता है और उसको एकदम ठीक किया जा सकता है। उसके बाद आता है सोनोमेमोग्राफी। तो सोनोमेमोग्राफी से ये गांठ के बारे में मालूम पड़ता है कि ये सिस्टिक है, इसके अंदर पानी है या गठान है, और वो कितनी बड़ी है, साइज़ है, और वो आसपास कितनी फैली हुई है। तो दोनों तरह की जांचें एक साथ होती है, तभी अपन कंफर्म कर सकते हैं बहुत शुरुआती स्टेज में कि ये ब्रेस्ट कैंसर किस रूप में आगे जाएगा। और जैसा डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि उसके बाद बायोप्सी ज़रूरी है ताकि अपन उसकी टाइप और सब बता सके और आगे का पूर्ण ट्रीटमेंट कर सके। अरविंदो अस्पताल में ज़्यादातर मरीज का हम इमेज गाइडेड बायोप्सी कराते हैं। इमेज गाइडेड बायोप्सी मतलब सोनोग्राफी में हमारे जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है वो देखते हैं कि एग्जैक्ट गांठ कहाँ पे है और उससे सटीक बायोप्सी ले पाए, ताकि हमारे टेस्ट का यील्ड बढ़ जाए और टेस्ट के फेलियर होने के चांस कम हो जाए। और हम बहुत छोटी गठान में भी बायोप्सी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा नीडल गाइड करके बहुत छोटी गठान में से भी टुकड़ा निकाल सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर इतना कॉमन डिजीज़ है सोसाइटी में कि हम पहले देखते थे कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ नाउ डेज इज कार्डियोवास्कुलर, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज कैंसर्स।
एंड अमोंग द कैंसर द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया इज ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारी सरकार द्वारा और विश्व में कई जगह बड़ी बड़ी डॉक्टर्स की सोसाइटी और गाइडलाइंस बताती है कि हर महिला को 40 से 45 साल की उम्र के बाद बायलेटरल ब्रेस्ट मेमोग्राफी कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे जब ब्रेस्ट कैंसर की गांठ दिखती भी नहीं है उस समय ही पता चल जाती है, तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाती है। तो हर महिला को भले ही उनको ब्रेस्ट में स्तन में गांठ नहीं हो फिर भी अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर मेमोग्राफी कराना चाहिए। और जैसा कि आपने शुरू में ही डिस्कस किया कि श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेमोग्राफी हम फ्री में कर रहे हैं। हमारे यहाँ निवारणा करके एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशल क्लिनिक चलता है, उसमें ब्रेस्ट मेमोग्राफी, बायोप्सी और भी सारी जांचें रियायती दर पे होती है। हमारे अस्पताल में तो चेयरमैन सर के विजन से वी हैव मोबाइल बस आल्सो, तो हम जगह जगह बैकवर्ड एरिया में जाके भी मेमोग्राफी करते हैं फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। जो महिलाएं घर को छोड़कर अस्पताल में नहीं आ सकती उनके लिए भी अरविंदो में ये सुविधा कर रखी है कि हम घर घर पहुंचकर ये सभी जो हाईटेक जांचें हैं, सोनोग्राफी, एक्सरे, मेमोग्राफी और बायोप्सी, सब घर के आपके घर के द्वार में जाके कर सकते, ताकि ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी निवारण हो सके और उचित इलाज समय पर मिल सके। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि स्तन कैंसर की गांठ लेके अस्पताल के अंदर आती है तो हम पहले मेमोग्राफी कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, फिर अगला टेस्ट होता है स्टेजिंग, कि ये कौन सी स्टेज का कैंसर है, उसके आधार पे इलाज होता है। तो हम स्टेजिंग के लिए महिलाओं का पेट स्कैन कराते हैं। तो पेट स्कैन जो हमारे पास बेस्ट एडवांस्ड मशीन शायद अभी अरविंदो में इंस्टॉल हुई है, उसमें हम कुछ कैंसर में तो हम आयुष्मान में भी पेट स्कैन करा लेते हैं, फ्री में भी करा सकते हैं। तो पेट स्कैन से फिर हम मरीज की स्टेजिंग पता करते हैं। स्टेजिंग के बाद फिर डिसाइड होता है कि पहले मरीज को कीमोथेरेपी लगेगी या सर्जरी होगा, या पहले सर्जरी होगा या फिर बाद में कीमो लगेगा। सर, स्तन कैंसर में स्पेसिफिकली हम कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी तीनों तरह की दवाइयाँ देते हैं। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं पर उनसे हमें फ़ायदा ज़्यादा है। कीमोथेरेपी देने से शरीर के विभिन्न अंगों में यदि बीमारी फैल गई हो तो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कीमोथेरेपी देने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो कॉमन हैं, वो लगभग हर महिला को होते हैं, जैसे कि बाल का झड़ना, नाखून का रंग बदलना, स्किन थोड़ी सी चेंजेस होना। बट ये सारे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये परमानेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब कीमोथेरेपी बंद हो जाएगी तो ये बाल वापस आ जाएंगे, स्किन वापस पहले जैसी हो जाएगी, नाखून सही हो जाएंगे। और आजकल हम मॉडर्न कीमोथेरेपी देते हैं, उससे ऐसे कोई जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली नहीं होते। शुरुआती स्टेज में एकदम पॉसिबल है, और अगर एडवांस स्टेज में भी अगर मरीज हमारे पास आता है तो उसका भी इलाज है, और उनका सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी रह सकती है और लंबे समय तक रह सकती है। तो ऐसा नहीं कि शुरुआती स्टेज में करे तो ही ठीक होगा, एडवांस स्टेज में भी अगर, जैसा अपना इंडिया में, भारतवर्ष में हम देखते हैं कि शुरुआती कैंसर 20 से 30% ही आते हैं, बाकी सब एडवांस स्टेजेस में ही आते हैं, स्टेज 3 और 4 में। तब भी उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है इतनी एडवांस स्टेज में भी, और उनका सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही अच्छे अपन मेंटेन कर सकते हैं। उनका इलाज चाहे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी तीनों का मिक्सअप हो, उसमें कर सकते हैं। फ़ायदा ये है, अगर शुरुआती स्टेज में आप डायग्नोस हो जाए तो आप सर्जरी, कम से कम सर्जरी करके, मिनिमम सर्जरी करके सिर्फ गठान निकाल के ब्रेस्ट को भी बचाया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा तकनीक उन्नत हुई है, और ब्रेस्ट पूरा निकालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। एडवांस स्टेजेस में ज़रूरी हो जाता है कि निकालना है, परंतु शुरुआती स्टेज में ब्रेस्ट को, स्तन को भी बचाया जा सकता है। जैसा आपको शुरुआत में हिमांशु जी ने बताया था कि मेरी मम्मी को शुरुआती स्टेज में हुई थी तो हमने ब्रेस्ट बचा लिया, और आज वो बिल्कुल साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में नहीं है कि मेरा एक ऑर्गन खो गया है। तो उससे साइकोलॉजिकल चेंजेस और ये महिलाओं में नहीं आते हैं, और वो अपने समाज में वैसी ही खड़ी हो सकती है जैसी पहले थी। बिल्कुल सही कहा सर। ब्रेस्ट कैंसर एक मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट है। इसमें एक व्यक्ति या एक डॉक्टर इलाज नहीं करता। जैसे पहले मरीज आता है तो हमको सबसे पहले अच्छा रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अच्छे पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, फिर अच्छे क्लिनिशियन की, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अच्छे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अच्छे सर्जन की ज़रूरत है। और हमको ब्रेस्ट कैंसर में महिला साइकोलॉजिकली
परेशान रहती है, बहुत सारी महिलाएं डिप्रेस रहती है, एंग्जाइटी में रहती है, तो हमको अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। दुर्भाग्यवश यदि कैंसर फैला हो तो हमें पैलिएटिव केयर फिजिशियन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर का हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। हम एक ही छत के नीचे, हमारे चेंबर भी सारे डॉक्टर्स के आसपास हैं, हम सब मिलके एक स्तन कैंसर के मरीज का ट्यूमर बोर्ड करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि इस मरीज को हम पहले किस तरीके से इसका इलाज करेंगे। पहले सर्जरी होगा, पहले कीमो होगा, रेडिएशन होगा तो कैसे होगा, ब्रेस्ट बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो इन सब चीज़ के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है जो डिसाइड कर पाए कि इस ब्रेस्ट के इस पर्टिकुलर पेशेंट का सबसे उचित इलाज कैसे हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये मेमोग्राफी और एक्सरे मेमोग्राफी या सोनोमेमोग्राफी से डरना नहीं। एक्सरे मेमोग्राफी में अगर एक्सरेज ऐसा एक वो है कि अगर ज़्यादा एक्सरे से एक्सपोज होते तो एक्सरेज के द्वारा भी कैंसर होता है, परंतु एक्सरे मशीन्स जो अपनी नई आई हैं उसमें एक्सरेज बहुत कम मात्रा में मिलती है, जो कि आप अपने घर में रहते हैं तो कंक्रीट से जितना रेडिएशन अपने को मिलता है नॉर्मल लाइफ में उतना ही मिलता है और एक्सरे निकाल सकते हैं। यानी कि बार बार अगर मेमोग्राफी एक्सरे मेमोग्राफी भी कराई तो उससे डरना नहीं, बिल्कुल उस एक्सरेज के द्वारा कैंसर नहीं होगा। और आपकी अगर जो शुरुआती स्टेज में कैंसर पकड़ लिया जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी और नॉर्मल लाइफ आप जी सकेंगे पूरे ट्रीटमेंट के बाद। और सोनोमेमोग्राफी में कोई रिस्क ही नहीं है, वो भी शुरुआती स्टेज में आपको बता देगी गांठें कैसी है और टारगेटेड बायोप्सी आप उसी में से कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो एक्सरे से डरना नहीं। दूसरा आप आते हैं रेडिएशन के ऊपर कि रेडिएशन से बहुत ज़्यादा डर लोगों को लगता था कि सिकाई जो रेडिएशन है, रेडियोथेरेपी जो करते हैं उसको आम भाषा में अपन लाइट बोलते हैं, कोई कहीं भारत में कहीं लाइट बोलते हैं, कहीं सिकाई बोलते हैं। तो ये कोई गर्म या ठंडी सिकाई नहीं होती है या लाइट नहीं होती है, ये एक्सरेज के द्वारा कैंसर के सेल्स को मारना ही होता है। एक्सरेज के द्वारा कैंसर सेल्स को मारते हैं, नॉर्मल सेल्स को बचाते हैं और कैंसर से के सेल्स को मारते हैं ताकि वो जीवित न बचे, वो डिवाइड नहीं कर पाए और कैंसर फैल नहीं सके। तो एक्सरेज के द्वारा कैंसर सेल्स का मारना ही रेडिएशन है, इसीलिए इसे लंबे समय तक दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में रोज़ दिया जाता है ताकि आपके नॉर्मल सेल्स रिकवर हो जाए और कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाए और कैंसर बढ़े नहीं और एकदम ठीक हो जाए। और आजकल नहीं, पहले जब 40 वर्ष पूर्व बहुत पुरानी तकनीकें थी, उससे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे। ब्रेस्ट बचाने की तकनीक ऐसी थी, अगर ब्रेस्ट बचाने की कोशिश करते थे तो ब्रेस्ट बहुत हार्ड हो जाते थे, परंतु आजकल जो नई रेडियोथेरेपी मशीन्स आई है, लीनियर एक्सेलरेटर, उसमें ब्रेस्ट जैसा इलाज के पहले था वैसा ही बाद में भी रहता है, सॉफ्ट, उसमें कोई कड़कपन आता नहीं है। और लेफ़्ट साइड ब्रेस्ट में स्पेसिफिक हम DIBH और IMRT टेक्निक से जो ट्रीटमेंट करते हैं, इमेज गाइडेड ट्रीटमेंट जो करते हैं, उसमें नॉर्मल सेल्स जो ब्रेस्ट के नीचे लंग्स, हार्ट और चेस्ट वॉल जो आती है उसको कोई असर नहीं होता है और ब्रेस्ट के कैंसर सेल्स को टारगेट करके स्पेसिफिक उसी जगह रेडिएशन देकर हम उसका इलाज कर सकते हैं। वो ब्रेस्ट ट्रीटमेंट के बाद पहले जैसा ही रहेगा। महिलाएं आजकल क्या है कि वी आर ऑल एम्बिशियस पीपल नाउ, आवर सोसाइटी इज एम्बिशियस, सो एक अंतराल समय के बाद शादी करती है। बहुत सारी महिलाएं 35 साल, कभी कभी 40 साल के बाद भी शादी करती है। तो उनका तो ये पहला बच्चा भी उनका लेट पैदा होता है। तो डिलेड फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो सामाजिक जिम्मेदारियां बहुत हैं, महिला को जल्दी ही स्तनपान बंद करना पड़ता है और उनको ऑफिस जाना पड़ता है या काम पे जाना पड़ता है। तो स्तनपान नहीं करना भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि जब तक महिलाएं स्तनपान करेगी तब तक अनओव्यूलेटरी साइकिल होगा और एस्ट्रोजन एक्सपोजर टू द ब्रेस्ट विल बी लेस इफ दे विल डू लैक्टेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आजकल हम जैसा देख रहे हैं, लड़कियां पहले जो समाज में हम देख रहे हैं कि पहले पढ़ाई करेंगी, पढ़ाई लंबे समय तक चलती है, 27-28 साल तक, नहीं, फिर उसके बाद अपना प्रोफेशन जमाने की कोशिश करेंगी कि मैं प्रोफेशनली एस्टेब्लिश हो जाऊं, फिर शादी करूं। तो इसी के चक्कर में उनकी मैरिज बहुत लेट हो रही है। जैसे डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि मैरिज लेट होती है, वो फिर उसके बाद वो सोचती हैं कि मैरिज अभी हुई है तो अभी थोड़े साल तक
अपनी लाइफ को एंजॉय करें या उसको रुकें ताकि बच्चा नहीं हो, तो 35 से 40 के बीच में पहला बच्चा करते हैं, जो कि एकदम गलत है। उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। जैसा बताया कि हार्मोन्स के स्टिमुलेशन के कारण, हार्मोन के चेंजेस के कारण ये होता है। तो जैसा पहले था कि भाई 20-21 की एज में शादी कर लेना, 25-26 के पहले पहला बच्चा हो जाना, उसमें स्तन कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हुआ करता था। जैसे अपन ने जो इंसिडेंस बोलते हैं तो उसमें कम था। आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब लाइफ चेंजेस, अपने प्रोफेशनल चेंजेस और लेट शादी करना, इसके कारण बहुत ज़्यादा इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ा है। और ये शहरों में ज़्यादा बढ़ा है, गाँव में आज भी इंसिडेंस कम है। अगर आप गाँव की महिलाओं और शहरों की महिलाओं को देखें तो गांव की महिलाओं में इंसिडेंस कम है और शहरों की महिलाओं में ज़्यादा है, क्योंकि शहरों की महिलाएं ज़्यादा अपने प्रोफेशन को तवज्जो देती हैं और लेट मैरिज करती हैं। गांव में ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि भारतीय महिलाएं, स्पेशली जिस क्षेत्र में जहां पर मैं इलाज कर रहा हूं, इंदौर शहर में, हम यदि इसको वेस्टर्न डाटा से कंपेयर करें तो अमेरिका में या यूरोपियन वर्ल्ड में स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर 90% डायग्नोस होते हैं। 90% महिलाओं में स्टेज 1 में ही ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता है। उसका एक प्रमुख कारण तो है स्क्रीनिंग। सारी महिलाएं 40 से 45 साल की उम्र के बाद अपने ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग करवाती हैं, इससे वो जल्दी पता चल जाता है। दूसरा है, महिलाएं जागरूक रहती है। यदि महिला को ब्रेस्ट में कुछ भी लंप या कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एलिमेंट लगा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से अपना इलाज कराती है। पर हम हमारे क्षेत्र में और या भारतीय महिलाओं को देखें तो उनको पता है कि लंप है, फिर भी डॉक्टर के पास जाने में देरी करती है। इससे वो स्टेज 1 का कैंसर स्टेज 2 में जा सकता है, स्टेज 3 में जा सकता है या स्टेज 4 में भी जा सकता है। तो यदि किसी भी महिलाओं को कुछ सस्पिशियस एलिमेंट उनके ब्रेस्ट में लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि वो कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए और उस ब्रेस्ट कैंसर से वो निदान पा पाए, ठीक हो पाए। स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर के ठीक होने के चांस 90% होते हैं, स्टेज 2 के 80%, स्टेज 3 के 60 to 70% और स्टेज 4 स्तन कैंसर ठीक नहीं हो सकता। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी मरीज की लाइफ बढ़ा सकते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो जब भी किसी भी महिलाओं को स्तन में गांठ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो स्टेज 1 का कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 में नहीं जाए और वो पूर्ण रूप से इस कैंसर से ठीक हो पाए। हम ये भी देखते हैं कि भारतीय महिलाएं अपने अगर उनको गठान मालूम भी पड़ जाती है तो छिपाती हैं, अपने आप को थोड़े समय तक बताती नहीं है, खुद ही अंदर रखती हैं, या जब तक दर्द नहीं होता तब तक वो डॉक्टर के पास जाती नहीं है। तो उस दौरान जैसा डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि वो गठान बढ़ती जाती है और स्टेज 1 से स्टेज 2, 3, 4 में पहुंचती है। तो ये छिपाने की जो अपनी प्रवृत्ति है महिलाओं की, भारतीय महिलाओं की अपनी तकलीफ़ें छिपाने की, न बताने की जो प्रवृत्ति है, ये कैंसर को बढ़ा के हॉस्पिटल पहुंचाती है। तो ये प्रवृत्ति को अपने को बदलना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कुछ मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, डरें नहीं। स्टेज 4 अलग अलग एरिया में जहां फैल जाता है, जब किसी को लंग्स में फैलता है तो खांसी रुकती नहीं है, किसी को हड्डी में फैलता है तो दर्द इतना ज़्यादा होता है, जैसे आपकी उंगली अगर दरवाजे के बीच में आ जाए और किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो कैसा दर्द में तिलमिला जाता है इंसान। इतना ज़्यादा दर्द तक हड्डियों में कैंसर पहुंचने के बाद हो सकता है। या शरीर के लीवर में कैंसर फैल जाता है तो भूख कम हो जाती है, वजन कम होने लगता है और महिलाएं बेडरिडन हो जाती है। कभी कभी ब्रेन में भी जा सकता है, तो ब्रेन में जाता है तो सर दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, चक्कर आने लगते हैं। तो ये चीज़ें अगर फैले हुए कैंसर में है के अलग अलग लक्षण है, अलग अलग कौन सी जगह फैलता है, उस हिसाब से अलग अलग लक्षण शरीर देता है। भगवान ने आपका शरीर इतना अच्छा बनाया है, नॉर्मल रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, और जरा सी भी कोई शरीर में चेंजेस बदलाव आते हैं तो कोई न कोई इंडिकेशन शरीर देता है, और उस इंडिकेशन को हमको समझना है और डॉक्टर के पास पहुंचना है। महिलाएं इसलिए भी कुछ तो सोशल स्टिग्मा, समाज, उनको लगता है कि समाज में दूसरों लोगों को बताएंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसलिए भी देरी करती है। दूसरा एक और कारण मैंने ऑब्जर्व किया है कि महिलाओं को लगता है कि कोई भी कैंसर या स्तन कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, हम नहीं करा पाएंगे। पर आजकल ऐसा नहीं रहा। हम श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ही बात करें तो यहाँ आयुष्मान भारत के थ्रू स्तन कैंसर और अन्य सभी प्रकार के कैंसर का बहुत ही अच्छा इलाज होता है।
और भी कई अस्पताल है जहाँ इलाज होता है, पर अरविंदो में इसका पूर्ण रूप से आयुष्मान के अंदर इलाज होता है। दूसरी स्कीम्स भी है जैसे सीएम फंड, प्राइम मिनिस्टर फंड, ईएसआईसी, सीजीएचएस, सबके थ्रू स्तन कैंसर का आधुनिक रूप से जो बेस्ट इलाज हो सकता है या होना चाहिए वो हमारे इंस्टीट्यूट में होता है। तो अभी कैंसर इलाज के लिए आर्थिक समस्या भी सेकेंडरी हो गई है, प्राइमरी नहीं है। तो हर महिलाओं को यदि स्तन कैंसर या उससे संबंधित कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर से संपर्क करेंगे या यहाँ अस्पताल के अंदर आएंगे, तभी उसका समाधान निकलेगा। जब तक वो दूसरों से चर्चा नहीं करेंगे तब तक उसका समाधान निकलना मुश्किल है। एक और कुछ भ्रांति रहती है सबको कि हम ये स्कीम के थ्रू इलाज कराएंगे तो वो हमारा इन्फीरियर इलाज होगा, परंतु ये हम अरविंदो कैंसर हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। हमारे पास सब नई तकनीक की मशीनें हैं, नई कीमोथेरेपी का टेक्निक है जिससे देते हैं, नई टेक्निक्स सर्जरी की भी है जिसमें रोबोटिक सर्जरी तक इंक्लूडेड है, और ये सब आयुष्मान के मरीजों में के लिए भी उपलब्ध है और उन्हीं के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उनका इलाज यहाँ किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो स्कीम में है तो उनका इंफीरियर इलाज होगा और वो पैसे वाले हैं तो उनका सुपीरियर इलाज होगा, ऐसा अरविंदो हॉस्पिटल में कभी भी नहीं होता है। नई तकनीक से ही इलाज हर पेशेंट का होता है। सर, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है, उसमें सर्जरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू इसका इलाज होता है। बिना सर्जरी के स्तन कैंसर का इलाज संभव नहीं है। सर्जरी पर हम किस तरह की कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम कर सकते हैं, और यदि हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें तो 90% महिलाओं का स्तन कैंसर में ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ही होता है, क्योंकि वो समय पे अस्पताल पहुंचती है। पर क्या हम सर्जरी को बिल्कुल ना करें और ठीक हो जाए? ये संभव नहीं है। यदि हम सर्जरी नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कैंसर बढ़ेगा और फैल जाएगा। तो सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ए वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली। मिनिमम सर्जरी भी हो सकती है और मैक्सिमम सर्जरी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी एकदम अवॉइड। बायोप्सी भी छोटा सा निडल, और आजकल बायोप्सी के लिए कुछ बिना चीरा लगाए छोटी सी निडल से टुकड़ा निकाल लिया जाता है। तो बेसिक चीज़ें हैं, और छोटा सा गठान छोटे से स्कार ब्रेस्ट पे बहुत छोटा होके और सर्जरी हो जाती है जिससे स्कार दिखता नहीं और महिलाओं को अपनी जो सोशल लाइफ में है कोई बदलाव नहीं आता। और किसी महिला को यदि सर्जरी से डर ही लग रहा है कि मेरा ब्रेस्ट का उसको यदि अपनी बॉडी इमेज की चिंता है, तो आजकल हम अधिकतर केस में तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ही करते हैं। फिर भी किसी महिलाओं को पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ी उनके केस में, तो बाद में रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है जिसके माध्यम से वापस से स्तन को उसी रूप उसी रंग में बनाया जा सकता है, जिससे कम से कम उनको एक कॉन्फिडेंस बना रहे और उनको बॉडी इमेज प्रॉब्लम ना हो। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महिलाओं को करीब करीब मेंसेस चालू होने के बाद हमेशा उस उम्र के बाद करना चाहिए। ये 25 से 30 की वर्ष के उम्र के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए, और महीना माहवारी का पहले दिन के बाद 7वें दिन करना चाहिए, जिस समय ब्रेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट रहे। नहीं तो माहवारी के जस्ट पहले बहुत कड़क रहता है ब्रेस्ट, तो माहवारी के 7वें दिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। सबसे पहले तो मिरर के सामने खड़े होकर हाथ ऊंचे करके अपने दोनों स्तन को देखना चाहिए। उसमें लेवल्स देखना चाहिए कि ऊपर नीचे तो नहीं है ज़्यादा, या कोई गठान तो नहीं, उभार तो नहीं आ रहा है, या कोई डिम्पल तो नहीं पड़ रहा है, या निप्पल थोड़ी सी अंदर की तरफ तो नहीं जा रही है, या चमड़ी स्किन पे सूजन तो नहीं दिख रही है, या स्किन पे कोई गठान तो नहीं दिख रही है। ये सब चीज़ें देखना है। पहले हाथ को नीचे रख के फिर हाथ को ऊंचा करके ये लेवल देखना है। फिर एक साथ आप अपने बिस्तर पे लेट जाए, जिस ब्रेस्ट को जांच करना हो उसके नीचे एक छोटा सा तकिया रखें, और उसके बाद हाथ के पल्प के फिंगर्स के द्वारा ब्रेस्ट को सर्कुलर मोशन में एक तरफ से जाकर, निपल से जाकर उसको सर्कुलर मोशन में जाकर एक्जिला तक देखें। हल्के, पहले शुरुआती में हल्के दबाव के साथ, फिर भारी दबाव के साथ, ताकि छोटी सी छोटी गठान आप मालूम कर सके। और ये सब चीज़ें बदलाव अगर आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, और आपको कुछ भी चेंजेस लगे तो बिना डरे पहले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हर गठान कैंसर नहीं होती है, हमने आपको पहले भी बताया है। तो वो
देखें, डॉक्टर समझेंगे कि ये गठान कैंसर की है या नहीं है और उसका उचित इलाज करेंगे। और या कैंसर हुआ तो उसका शुरुआती स्टेज में इलाज कर जांच कर इलाज करेंगे और ब्रेस्ट भी बचाएंगे, जान भी बचाएंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रखेंगे। क्योंकि ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है। तो इसको बचाने के लिए एक तो डाइट नॉर्मल रखें, अच्छी रखें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स ये ज़्यादा खाएं, एक्टिव लाइफ रखें, एक्सरसाइज बराबर करें, करीब करीब एक हफ्ते में करीब 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज ज़रूरी है। हर दिन 15 से 20 मिनट से 25 मिनट अगर करें तो बहुत अच्छा है। ये लाइफस्टाइल एक्टिव रखें तो इनसे, और हार्मोन्स का यूज़ कम से कम करें। जैसे पिल्स ले रहे हैं, हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, महामारी बंद होने के बाद हार्मोन्स का यूज़ कर रहे हैं, वो कम से कम रखें, लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, खान पान अच्छा रखें, तो आपका कैंसर के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बस मैं यही बताऊंगा कि हम, जैसे हमने पॉडकास्ट की शुरुआत इससे करी थी कि अर्ली कैंसर डिटेक्शन, तो हर महिला को 40 से 45 साल की उम्र के बाद, भले उनको कुछ गांठ पालपेट नहीं और कुछ नहीं लग रहा हो, फिर भी उनको अपने नज़दीकी डायग्नोस्टिक सेंटर में या नज़दीकी डॉक्टर से के पास जाकर साल में एक बार एनुअल मेमोग्राफी कराना चाहिए, जिससे कि यह कैंसर यदि हो तो भी अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो और आप ठीक हो सके। तो कैंसर का सबसे अच्छा सूत्र है अर्ली डायग्नोसिस एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड अर्ली क्योर। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें।